नमस्कार। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के अलायंस महाविकास अघाड़ी को तगड़ा झटका लगा है। विधान परिषद चुनाव में एनडीए के सभी 9 कैंडिडेट जीत गए, जबकि महाविकास अघाड़ी के 3 में से सिर्फ 2 उम्मीदवार जीत पाए। बताया जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी के कई विधायकों की क्रॉस वोटिंग की वजह से एमएलसी चुनाव में अघाड़ी का एक उम्मीदवार हार गया, जबकि अजीत पवार की पार्टी के 2 उम्मीदवार जीत गए। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले महाविकास अघाड़ी को लगे झटके का असर महाराष्ट्र की सियासत पर क्या होगा? क्या एमएलसी चुनाव में जीत एनडीए के लिए विधानसभा चुनाव से पहले मिली बूस्टर डोज है? और क्या विधायकों की क्रॉस वोटिंग से महाविकास अघाड़ी में खटपट होगी? आज की बात में आज हम इन सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और महाराष्ट्र की लेटेस्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट की विस्तार से चर्चा करेंगे। आज अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के ईडी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। फिर भी केजरीवाल जेल में रहेंगे, क्योंकि शराब घोटाले में अभी केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार करके जेल में डाला हुआ है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को बड़ी कड़ी शर्तों के साथ बेल दी है। केजरीवाल को जमानत से आम आदमी पार्टी को कितना फायदा होगा, इस पर आज हम बात करेंगे। यूपी में योगी सरकार ने करप्ट अफसरों के खिलाफ क्या अभियान शुरू किया है, उसकी चर्चा भी होगी। लेकिन आज की बात में सबसे पहले वो खबर जिसे लेकर आज देश के हर घर में चर्चा हो रही है। लोग दुखी भी हैं, लेकिन इस खबर पर उनकी राय बटी हुई है। हम बात कर रहे हैं शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के पेरेंट्स और वाइफ के बीच चल रहे विवाद की। जिस दिन राष्ट्रपति भवन में कैप्टन अंशुमन को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, उनकी मां और पत्नी ने जब राष्ट्रपति के हाथों यह सम्मान ग्रहण किया तो इस तस्वीर की चर्चा हर तरफ थी। हर कोई ऐसे बहादुर बेटे को जन्म देने वाली मां और इस शहीद का साथ देने वाली पत्नी को देखकर गर्व महसूस कर रहा था, उनकी तारीफ कर रहा था। कैप्टन अंशुमन 19 जुलाई 2023 को सियाचिन में शहीद हुए थे। उन्होंने वहां लगे एक कैंप में लगी आग में फंसे 4 सैनिकों को निकाला और इस दौरान वो वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी इसी बहादुरी का सम्मान करते हुए इस साल 26 जनवरी को उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित करने का ऐलान किया गया था और पिछले ही हफ्ते यानी 5 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में कैप्टन अंशुमन की पत्नी और मां ने यह सम्मान ग्रहण किया। लेकिन इस सम्मान समारोह के 2 दिन बाद ही कैप्टन अंशुमन के घर में विवाद शुरू हो गया। कैप्टन अंशुमन के माता पिता ने अपनी बहू पर कई गंभीर आरोप लगाए। स्मृति सिंह ने भी इसका जवाब दिया है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको कैप्टन अंशुमन के पिता रवि प्रताप सिंह की बात सुनाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा मिशन शुरू किया है और यह मिशन है आर्मी में नेक्स्ट टू किन, इसके रूल्स को चेंज कराने का। रवि प्रताप सिंह का कहना है कि कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें अंशुमन की शहादत के बाद मिलने वाले पैसे और पेंशन चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। रवि प्रताप सिंह ने कहा कि उन्हें पैसे से कोई मतलब नहीं है। वो चाहते हैं कि नेक्स्ट ऑफ किन के रूल्स चेंज हों, जिससे यह तय होगा कि अगर शहीद की पत्नी घर छोड़कर चली जाए, शहीद को मिलने वाला कीर्ति चक्र या वीर चक्र पत्नी और मां दोनों को दिए जाए। रवि प्रताप सिंह ने दावा किया कि वो तो सरकार को लिखकर दे चुके हैं कि उनका मकसद शहीद अंशुमन सिंह फाउंडेशन बनाना है। वो अपनी सारी प्रॉपर्टी इस फाउंडेशन को डोनेट कर देंगे। नेक्स्ट ऑफ किन जब शब्द आ रहा है तो एक जनरल परिवेश में लोग समझ रहे हैं कि पैसे की चर्चा हो रही है। पैसे की चर्चा की बात नहीं है। जब नेक्स्ट ऑफ किन की बात होगी और इस पे डिस्कशन होगा तो ये बात आएगी कि चक्र 1 दिया जाएगा कि 2 दिया जाएगा, पत्नी छोड़ के जाएगी तो क्या होगा, और उसी के साथ फिर ये होगा कि नहीं पैसे में भी क्या होगा, जो कि मुझे तो पैसे का बहुत न लालच है न मुझे चाहिए। मैं तो सरकार को लिख के दिया कि मैं शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह फाउंडेशन में अपनी सारी संपत्ति को दान करता हूं और करूंगा भी। मैं एक फाउंडेशन बना रहा हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख के दिया था कि सरकार अगर कोई हॉस्पिटल खोलना चाहे या कोई विद्यालय खोलना चाहे तो मेरी सारी पैतृक संपत्ति में सरकार को दान करता हूं, जो कि उस समय 20 तारीख और 21 तारीख के पेपरों में ऑन द रिकॉर्ड है। और जब मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि मैं कभी भी अपनी बेटे की शहादत का सौदा नहीं करूंगा। लेकिन मैंने जो देखा वहां पे एक परिवार मुझसे मिला था और यहाँ मैं जब मिला एक परिवार से जो कि रिक्शा चला रहा है, बैटरी रिक्शा चला रहा है और पत्नी आज भी कार से घूमती हैं, तो मुझे देख करके ऐसा लगा कि नहीं, इसमें अगर बातें होंगी नेक्स्ट ऑफ किन में तो ऐसे भी लोग हैं जिनका इकलौता पुत्र रहा होगा और इकलौता बेटा रहा होगा और उसको जीवन जीने में दुश्वारियां होंगी। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि परिवार की संरचना शुरू होती है माँ से, पिता उसका जनक होता है और उसकी संपूर्णता होती है एकांकी परिवार की जा करके अविवाहित बच्चों के ऊपर। मैं संयुक्त परिवार की बात नहीं करता, एकांकी परिवार की बात कर रहा हूँ।
तो हर पिता माँ के दुख दर्द को बताऊं कि चराचर जगत में सारे जीव जब बच्चा पैदा करते हैं तो उनका बायोलॉजिकल रिफॉर्म होता है और वो अपने बेटे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। पिता केवल कबूतर को या एक दो और प्रजातियों को देख लें तो थोड़े दिन तक अपनी स्थिति को निर्वाह करते हैं, वरना पिता का वो दर्द नहीं, क्योंकि उनमें वो परिवर्तन बायोलॉजिकल नहीं होता है। माँ का दर्द सबसे अप्रतिम होता है। आज एक पत्नी, आप एक पति होंगे, आप अपनी बिस्तर पे पत्नी पड़ी हैं और 4 बार पानी गिरा दीजिए, वो पत्नी आपको या तो अपशब्द कहेंगी या दूसरे रूम में सोने चली जाएंगी। लेकिन बच्चा जब छोटा होता है तो 14 बार रात को पेशाब करता है और वो माँ न बिस्तर बदलती है ना वो चादर बदलती है, अपने उस ममता के आंचल को जिधर गीला होता है अपने आप में लपेटती है और जिधर सूखा होता है अपने बेटे को देती है। और वो रात भर जगाता है लेकिन कभी सुबह शिकायत नहीं करती है, खाना भी बनाती है, पानी भी बनाती है और पति को ऑफिस तैयार करती है और भी जितनी जिम्मेदारियां होती हैं उसका पालन करती हैं। तो माँ का जो दायित्व है ये चराचर जगत में इसकी हमसरी नहीं हो सकती। और हमारे बेटे के साथ जो था वो अप्रतिम था। तो मेरा कहने का मतलब कि अगर इसमें एनओके पे बदलाव होता है तो निश्चित रूप से उन परिवारों को लाभ मिलेगा और ऐसा बदलाव होना चाहिए जो दोनों परिवारों को सर्वमान्य हो, सर्वग्राह्य हो और दोनों परिस्थितियों के लिए, अनुकूल परिस्थिति के लिए भी और प्रतिकूल परिस्थिति के लिए भी। अब सवाल यह है कि नेक्स्ट ऑफ किन रूल्स हैं क्या? शहीद अंशुमन सिंह के पिता ने इसके खिलाफ मुहिम क्यों छेड़ी है? आसान शब्दों में इसे ऐसे समझिए कि नेक्स्ट ऑफ किन एक तरीके से नॉमिनी होता है। जैसे हम और आप कोई पॉलिसी लेते हैं, बैंक में एफडी कराते हैं, तो हमें नॉमिनी भी तय करना होता है ताकि अगर आपके साथ कोई हादसा हो गया तो वो रकम नॉमिनी को मिलेगी। लेकिन आर्मी में नेक्स्ट ऑफ किन रूल्स थोड़े अलग होते हैं। जिस वक्त कोई सैनिक या अफसर सेना में भर्ती होता है तो उस वक्त वो अनमैरिड होता है। ऐसे में उसके माता पिता का ही नाम नेक्स्ट टू किन के तौर पर आर्मी के रिकॉर्ड्स में होता है। लेकिन जैसे ही उसकी शादी होती है तो वाइफ का नाम नेक्स्ट टू किन के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया जाता है। यह काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। एक सैनिक या अफसर को शादी करने से पहले इसकी जानकारी अपने अफसरों को देनी होती है। जैसे ही शादी होती है पत्नी का नाम ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ऑफ किन के तौर पर दर्ज हो जाता है। मौत या शहादत होने पर किसे कितनी रकम मिलेगी, इसके लिए उसे एक विल देनी होती है। कैप्टन अंशुमन की विल में उनकी वाइफ स्मृति सिंह का नाम था, इसीलिए जो पैसे मिले उन्हें मिले। लेकिन जैसा कि अभी हमने आपको अंशुमन के पिता की बात सुनवाई, उनका कहना था कि पैसे से उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि फिर विवाद क्या है? रवि प्रताप सिंह के मुताबिक विवाद तो कई दिनों से चल रहा है। उन्होंने कहा कि अंशुमन की आर्मी वाली फोटो की एल्बम भी उनकी बहू लेकर चली गई। जब उन्होंने अंशुमन की बस्ट यानी प्रतिमा को फाइनल लुक बनाने के लिए उनसे फोटो मांगी, वो भी नहीं दी गई। फिर भी वो चुप रहे। लेकिन जब राष्ट्रपति भवन में अंशुमन को मरणोपरांत कीर्ति चक्र मिला और स्मृति सिंह यानी उनकी बहू ने अंशुमन की मां को यह सम्मान छूने भी नहीं दिया, तब उन्हें लगा कि अब चुप रहना ठीक नहीं है। दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। जब तक वो फोन से को बंद करती रहीं, पूजा में नहीं आई, तो एक अनन्य दुख हुआ। लेकिन जब राष्ट्रपति भवन में उन्होंने बात भी नहीं किया और सारे प्रोटोकॉल को तोड़ करके वो हम लोगों के पहुंचने से पहले चली गई, मैंने कहा कि आप दे दीजिए, हम उसके बस्ट पे लगाएंगे, फिर से सम्मान वापस करेंगे, उसका भी कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। और हमें एक बार भी नहीं कहा कि अप्पा आप कम से कम ले करके और इसको देख लें। उस बहादुर इंसान को 26 साल पढ़ा लिखा के डॉक्टर बना के एक बाप अपने बेटे को फल कूंच के खिलाता है जब उसका दांत नहीं होता है, तो क्योंकि अगर मिक्सी नहीं है तो कूंच के खिलाता है। तो मैंने भी वो किया। और पढ़ाते समय हमने कभी भी कोई कोचिंग नहीं किया उसको 10th तक। हम अपने बच्चों को खुद पढ़ाए, वो तो 8 में चले गए थे। तो मुझे याद है कि हम मटर के दाने से, लकड़ी से और रोटी से किस प्रकार के मैथ की जो बेसिक कंसेप्ट हम उनको समझाया करते थे। तो वो हमारे अंदर बीच में जो वो थी कि हम कम से कम अपने बेटे को देखें। हमने तो 20-28 साल बाद उनकी झोली में अपने बेटे को डाला था। मेरा बेटा जब बांका जवान होकर के गया था इंजीनियर बनने, तब उन्होंने देखा था और नजरें चार हुई थी और प्रेम की पीकें बढ़ी होंगी जब वो एक किशोरावस्था को पार कर चुका था। किशोरावस्था तक उसको पुष्पित पल्लवित करने का, पालने पोसने का काम एक पिता और एक माँ का था। तो हमने तो उनको उनके आगोश में, अंकपास में कहीं अगर प्रेमी के रूप में वो गए तो उस अवस्था में गए जिस अवस्था में वो जवान हो चुके थे। वो इंजीनियरिंग करने गए थे। स्मृति से संवाद कब टूट गया? स्मृति से संवाद टूट गया 30 जनवरी से। बस 6 फरवरी को संवाद हुआ था जब वो आई थी। तो मैंने कहा था कि सम्मान आप देने दीजिए, अपनी उनकी माँ को लेने दीजिए, क्योंकि आप सारा पैसा ले जाइए, मुझे पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए।
लेकिन ये सम्मान उनको लेने दीजिए क्योंकि हमारे पास यही बचेगा और यही बचा है। तो उनके पिता ने कहा कि हम बिल्कुल अपने अधिकार का परित्याग नहीं करेंगे और जो हमें अधिकार है वो मिलना चाहिए। तो हमने कहा कि आपके अधिकार तो हैं, लेकिन क्या माँ बाप के अधिकार नहीं? जिस माँ ने 9 महीने पेट में पाला और जिस पिता ने 27 साल पढ़ा लिखा करके अपने उस किस विषम परिस्थिति में डॉक्टर बनाया, 3-3 बच्चों का पिता होकर के। तो उन्होंने कहा कि ये बात आप सरकार से कहें। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा, हम वापस आ गए। बिल्कुल उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया। जब मेरे बेटे की बस्ट बन रही थी, मैंने उनको मार्च में 24 तारीख को दोनों व्यक्तियों को, क्योंकि एल्बम उनके पास है, मैंने उनसे ये गुजारिश की कि कोई भी आपकी फोटो हो तो हमसे शेयर करें, रेफरेंस के लिए चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी फोटो नहीं है बिना हंसती हुई जो 4 साल पुरानी फोटो से बस्ट बन रही थी, तो जो कि जरा मॉडर्न फोटो बन जाती आज के उनकी फोटो से, वो भी नहीं हो पाया। तब ये दुख बढ़ता गया और राष्ट्रपति भवन में ये व्यवहारिकता हमें मजबूर की। और उसके बाद भी हम 20 पी करके घर आए थे। हमने तो अपने परिवार को भी नहीं बताया था, मेरे पिता को नहीं पता था कि मेरी बहू छोड़ के जा चुकी हैं। लेकिन मैं ये 20 पी करके जब आया और जब राहुल जी से बात होने के बाद ये पब्लिक डोमेन में बात निकल गई, तब ये बात आई है जो कि एक सभ्य समाज में नहीं जानी चाहिए थी, परिवार के अंदर होनी चाहिए थी। कैप्टन अंशुमन के पिता के मुताबिक बेटे की 13वीं के बाद ही बहू ससुराल से चली गई और उसके बाद वापस ही नहीं आई। जब उन्होंने स्मृति के पिता से इस बारे में पूछा तो वो टालमटोल करते रहे और बाद में बातचीत बंद ही कर दी। बड़े हेल्दी परिस्थिति में गई, वो कह के गई कि मैं जा रही हूँ। उनके पिता ने कहा कि हम यहाँ पे कुछ पूजन का प्रबंध किए हैं, हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं मिलने के लिए। हमने कहा बिल्कुल भेजिए। तो मैं 4 तारीख को गई, रात को यहाँ हमारी बेटी भी आई थी गाड़ी से लखनऊ, बैठी रही उनके साथ, चाय बना के दिया, फिर हेलो हाय के साथ हुआ। जब वो यहाँ से गई तो हमको ये भी पता नहीं था कि नोएडा जा रही हैं। उनके पिता से हमने पूछा था तो वो नहीं बता पाए कि नोएडा जाएंगी कि यहाँ रहेंगी। उसके बाद वो नोएडा गई तो 4 से 5 घंटे रुकी वहाँ। वो लड़का जो चाबी देने आया उनसे कहा कि और क्या सीन है, और जो नीचे मकान मालकिन थे उसने चाय देने का भी कोशिश किया। मेरी जानकारी में शायद वो चाय रूम नहीं खोली तो चाय भी नहीं पी पाई, और उन लोगों ने अपना वो मंगाया था वहाँ खाना, फिर खाना वाना खाया जो भी था, और उसके बाद सामान पैक किया सूटकेस में और ले करके गई। और मेरे बेटे का जो सामान था वो सारे जो सूटकेस खाली करना था तो सूटकेस से अलमीरा से ला करके एक झोले में पैक करके छोड़ा, जो हमें 14 या 13 अगस्त को पता चला कि ऐसा हुआ है। तो उसके बाद आपने संपर्क करने की कोशिश की, क्योंकि स्मृति आपके घर की बहू थी, माता जी भी बगल में बैठी हैं, कोई संवाद हुआ? हाँ। उनकी अंशुमान की बहन भी हैं, तो क्या परिवार से कोई संपर्क रहा? बिल्कुल हमने बात करने की कोशिश की। हमने उनके पिताजी तो कभी फोन नहीं करते थे, हमने उनको मैसेज किया, कई बार फोन किया। जब उन्होंने फोन नहीं उठाया तब हमने कहा कि ये तो नहीं होना चाहिए। उनके दोस्तों से कहा कि देखो बेटा इस तरह का तो नहीं होना चाहिए था। वो फोन बंद कर दी, और फोन पे ही जब हम फोन करे थे उन्होंने बोला कि हमारा सिम खराब है और हम आपके फोन को उठा नहीं सकते, आप टेक्स्ट को ड्रॉप कर दीजिए। हमने कहा कि आप क्या कोई ऐसा सिम नहीं जिसमें हम लोग बात कर सकें? वो एक आप सोच सकते हैं प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, और एक प्राचार्य के पास कोई सिम नहीं होगा, जबकि हम दोनों के सारे के नंबर सबके पास हैं। संवाद खत्म हो गया। संवाद खत्म किया उन्होंने, और उन्होंने ये कहा कि जो भी है मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। फिर मैं 1 महीने बाद फोन किया, तब भी उन्होंने फोन नहीं किया। मेरे पास फोन में रिकॉर्ड है चैटिंग का, वो जो कि निकल सकता है और है भी, मैं आपको दूंगा, आप शेयर करिएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम बात नहीं करेंगे और आप बिल्कुल बात मत करिए, क्योंकि हम अभी उस पुरानी लाइफ को भूल जाना चाहते हैं और वो भी भूल जाना चाहती है। और वो कहाँ रह रही हैं, क्यों रह रही हैं, कैसे रह रही हैं, आप इस बात पे न पूछें और आप उनको इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए मौका दें। हमने कहा बिल्कुल उनके इंडिपेंडेंट डिसीजन का हम सम्मान करते हैं और उनको लेना चाहिए, लेकिन वो बिंग ए सोसाइटी हमारे परिवार के हिस्सा है और मेरे कंसर्न जेन्युइन है, रीजनेबल है, अकाउंटेबल हूं मैं उनके परिवार के लिए, उनके कैरियर के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। और मेरा जब मुझे कोई प्रश्न करता है कि ये क्या हुआ तो मैं कोई जवाब नहीं दे पाता हूं, लिहाजा मैं क्या जवाब दूं? मैं तो वो अभागा पिता हूं जिसके पास न बेटा बचा, न बहू बची, न इज्जत बचा, क्योंकि कल को लोग पूछेंगे कि कैसे माँ बाप हैं कि अगले दिन छोड़ के चले गए। कैप्टन अंशुमन के पिता कह रहे हैं कि बहू को कम से कम बेटे की आत्मा की शांति के लिए किए जाने वाले हवन में तो आना चाहिए था। यह पूजा इसी साल 1 फरवरी को हुई। अंशुमन की मां ने स्मृति से कहा कि हवन में पत्नी द्वारा आहुति डालना जरूरी होता है। स्मृति ने आने का वादा तो किया, लेकिन 30 फरवरी को फोन बंद कर दिया। रवि प्रताप सिंह कह रहे हैं कि आर्मी पर्सन के अंतिम संस्कार के लिए जो 10,000 रुपए मिलते हैं, स्मृति के परिवार ने गोरखपुर में आर्मी के स्टेशन हेडक्वार्टर से उसकी भी डिटेल मांगी। 1 तारीख को पूजन थी, तो 26 जनवरी को कीर्ति चक्र के अनाउंसमेंट के बाद हमारी पत्नी ने कहा कि बेटा तुम 1 तारीख को जो पूजन है और वो शुभ मुहूर्त में 11:45 पे था, तो तुम आ जाओ प्लीज। उसमें पत्नी के हाथ से हवन कुंड में आहुति का डालना जरूरी है। मैंने उनके पिता को भी कहा कि आप 1 दिन के लिए दिन में आ जाइए और उस
पूजा के रस्म को पूरा कराइए, उसके बाद वापस चले जाइएगा। स्मृति ने कहा भी था कि हाँ मम्मी हम आएंगे, और उन्होंने कहा कि हम देखते हैं, लेकिन वो 30 तारीख से या 31 तारीख से फ़ोन को बंद कर लिए और हमारे पूजन में नहीं आए। जब पूजन में नहीं आए तब मैंने 1 तारीख उनको कहा कि मैं आ रहा हूँ गुरदासपुर, तब भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बोला मैं कल आ रहा हूँ, तब उनको लगा और वो कहे कि नहीं मैं आपसे नहीं मिल सकता, हमारे बड़े भाई की मदर इन लॉ का वो हुआ है, एक्सपायर हुई हैं, तो हम जा रहे हैं, गया और हरिद्वार जाएंगे, आके मिलेंगे। हमने कहा आप उसके लिए तो गया और हरिद्वार जा सकते हैं उनके लिए, लेकिन मेरे बेटे की आत्मा की शांति के लिए उनकी बहू को अंत समय में एक आहुति डालने के लिए नहीं आने दिए। तो उन्होंने बोला कि फिर बंद कर दिया कि हम बिल्कुल आपको अटेंड नहीं कर पाएंगे। तब मैंने पंजाब सरकार के एक सेक्रेटरी हैं उनसे बात किया था, और उसके बाद जो उनके एजुकेशन सेक्रेटरी हैं उनसे बात किया, गुरदासपुर के एडीसी से बात किया, तब जा करके उन्होंने जब बात की तब ये वो उनका मैसेज था कि आपने हमारे डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया, तो मैं अब वहीं बात करूंगा। मैंने कहा बिल्कुल, आप जिस भी सेक्रेटरी के सामने, डिपार्टमेंट के एडीसी के सामने या सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के सामने जहां भी बात करना चाहेंगे वहीं बैठ के आपसे बात करेंगे। उसके बाद जब हम पहुंचे तो वो आए, हमने बोला कि मैं पहुंच गया, वो आए भी, हम वहाँ एक अफसर मेस के गेस्ट रूम में रहे। उसके बाद हमारी बातचीत भी हुई। हमने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वही ढाल के बाद कि नहीं हमें तो मिलना चाहिए, थोड़ा स्पेस मिलना चाहिए स्टेबल होने के लिए। मैंने कहा एक स्कूल में ये पढ़ाती हैं और किसी भी विद्यालय में अध्ययन अध्यापन के कार्य में कोई टीचर ऐसे नहीं जुड़ता है, तो आप ये सिर्फ बनावटी बात कर रहे हैं कि इनको स्टेबल होने के लिए चाहिए। जब ये हमारे बेटे की शहादत में जो भी उस रस्मो रिवाज में खर्च हुआ, उन्होंने 1 रुपया ना किसी ने खर्च किया, लेकिन वो गोरखपुर के स्टेशन हेडक्वार्टर में पूछ करके उन्होंने पूछा कि 10,000 रुपये का जो मॉनेटरी असिस्टेंस मिलता है फ्यूनरल राइट्स के लिए, वो कहाँ गया। तब मेरा हृदय फटा, तब मेरा कलेजा फटा कि 10 लाख के खर्चे में 10 पैसा भी किसी का खर्च नहीं, लेकिन 10,000 रुपये की उनको चिंता सता रही है। वो वही बात हमसे पूछ सकती थी या हमारे को फोन कर सकती थी, कम से कम कुशल क्षेम पूछ सकती थी, लेकिन ये भी नहीं हुआ और उन्होंने बंद कर दिया। और जब ये राष्ट्रपति के पास बात गई है तब ये बात सरे बाजार आई, वरना ये आती नहीं। इस पूरे विवाद में पैसे की बात रह रहकर सामने आ रही है, तो आपको एक बार आर्मी के पेंशन और दूसरी रकम के ब्रेकअप के बारे में भी बता देते हैं। आर्मी में 3 तरह की पेंशन मिलती है। सामान्य मौत की सूरत में ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, नौकरी के दौरान जान गंवाने में स्पेशल फैमिली पेंशन, और युद्ध वॉर लाइक सिचुएशन, आतंकवादियों से एनकाउंटर में शहीद होने पर लिबरलाइज्ड पेंशन मिलती है। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन और स्पेशल फैमिली पेंशन वाइफ को ही मिलती है। लिबरलाइज्ड पेंशन का बंटवारा हो सकता है, और वो भी तब जब सैनिक या अफसर अपनी विल में ऐसा लिख कर चाहे। कुल मिलाकर अगर मोटे तौर पर देखें तो पेंशन वाइफ को मिलती है, जबकि प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस और लीव इनकैशमेंट की रकम कैसे बटेगी, ये अफसर की विल पर डिपेंड करता है। रवि प्रताप सिंह कह रहे हैं कि उन्हें सम्मान चाहिए। वो इस बात से भी दुखी हैं कि बहू ने आर्मी के रिकॉर्ड्स में कैप्टन अंशुमन का एड्रेस ही चेंज करवा दिया। उनका कहना है कि पूरा देवरिया जिला अपने इस बहादुर सपूत पर गर्व करता है, लेकिन स्मृति सिंह ने देवरिया वाला एड्रेस चेंज करवाकर पंजाब में गुरदासपुर का करवा दिया। जी, ये 5 फरवरी 2024 को जो पार्ट 2 ऑर्डर में डेट है उसमें उनका एड्रेस चेंज है, तो उसमें ऑफिसर का परमानेंट एड्रेस चेंज है। मैंने ये कहा कि कैसे चेंज हो गया, तो उन्होंने कहा कि अब एनओके का ही एड्रेस ऑफिसर का होता है, एनओके चाहे तो उसको चेंज करा सकती है। तो मैंने कहा नहीं, एनओके जब उसमें माता भी परिवार का हिस्सा है, जो आपके पास डॉक्यूमेंट मैंने शेयर किया उसमें लिखा हुआ है कि माँ भी उनकी फैमिली का हिस्सा है, तो फैमिली के विदाउट कंसेंट उनके एड्रेस को कैसे चेंज कर लिया गया। और हमारी लीगेसी जुड़ी है देवरिया से, हमारे जिला सैनिक बोर्ड के साथ उसके सम्मान जुड़े हैं, तो आप वहां करा लिए। और वो बताइए, फरवरी से मुझे पता अब चल रहा है, जुलाई में जब मैं वहां गया मैंने कहा हमें बता तो देते कम से कम, क्या मैं ये भी अधिकार नहीं रखता। मैं बोला मैं इस परिवार का मुखिया हूं और मेरा नैतिक और मौलिक अधिकार है कि मैं जानूं, क्योंकि जब तक वो सामाजिक रूप से मेरी बहू है तब तक मुझे जानने का अधिकार है कि क्या हो रहा है। मैं आज तक अगर ये पूछता कि आपको पैसा कितना मिला, आपने पैसे का क्या किया, तब मैं कोई अपराधी था कि, या मेरा कोई परिवार पूछता। लेकिन मैं तो सिर्फ ये पूछता था कि ठीक है आप आइए, पूजन में आइए, ये करिए, वैसे करिए। और मैं तो उनसे शादी के लिए भी कहा था कि मेरे घर में रहेंगी तो बेटे से शादी कर दूंगा, अगर मेरे घर में नहीं रहना चाहती हैं तो दूर बेटी की तरह से शादी करूंगा धूमधाम से, और अगर मेरे घर में बिना शादी के रहना चाहती हैं तो मेरे बेटे से जो औलाद पैदा होगी वो उनको गोद में देंगे। और उसी क्रम में वो सारा हमारा घर का गहना जो है वो भी उनके ही लाकर में बंद है और पूरी कंसेंट के साथ बंद है। वो इसीलिए कि मैंने उनको अपने घर की बड़ी बहू का दर्जा प्रदत्त किया था। तो आपने उनको तीनों विकल्प दिए थे, अगर आप शादी उनके ना पिता करना को 20 चाहें, जुलाई को, हाँ, करना चाहें या बाहर करना उनके चाहें। पिताजी ने जो ये कहा था कि अभी तो 26 साल को, मैंने कहा बिल्कुल मैं चाहूंगा कि वो अखंड वैधव्य को झेलें, और मैं बिल्कुल इस किसी सभ्य समाज में भी ये शोभा नहीं देगा कि अभी 26 साल की उम्र में कोई इतनी बड़ी जिंदगी अपनी काटे। तो हम मिल करके ये जो भी आप निर्णय करेंगे।
हाँ, तीनों विकल्प में से कोई जवाब नहीं है। कोई जवाब नहीं। मैं वो अभागा पिता हूं जो आज तक ये नहीं जान पाया कि मनसा वाचा कर्मणा से मैंने खता कौन सी की थी कि जो इतनी असामाजिक बातें हो रही हैं, जितनी अमर्यादित बातें हो रही हैं, जो आप अभी भी कह रहे हैं कि उनका भी पक्ष सुनना चाहिए, बिल्कुल सुनना चाहिए, लेकिन मैं बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि मैं ये जान पाऊं कि मेरे अपराध कौन से। कैप्टन अंशुमन की मां मंजू सिंह तो ज्यादा बोल भी नहीं पा रही हैं। मंजू सिंह के मुताबिक वो इस पर भरोसा नहीं कर पा रही कि आखिर उनकी बहू ने उनसे बात करना क्यों बंद कर दिया। बेटा तो उन्होंने भी खोया है। भी नहीं, संवाद तो दूर की बात। ये तो कीर्ति चक्र की बात है। अंतिम संस्कार के बाद 13वीं के बाद क्या कोई संवाद हुआ? 13वीं तक तो मम्मी उसके साथ में हमारे घर में रही और बोली कि कुछ दिन के लिए अपने पास रखूंगी। तो हाँ भरी मैं, वो भी बोली कुछ दिन में आ जाऊंगी मैं। तो मैं ये शब्द जरूर बोली कि हाँ तुमको कब मेरे पास रहना है, कब मम्मी के पास रहना है, अच्छा है, तुम्हारे ऊपर है। और मुझे अच्छा लगा कि पूछ के गई और नहीं पता कि वो साइलेंट ऐसे क्यों हो गए। उसके बाद कोई संवाद नहीं हुआ आपका? मैं अगस्त तक उसको मैसेज करती रही, बेटा कैसे है, तो ठीक है। मैं अपना फर्ज निभाती रही कि एक माँ हूँ, एक पत्नी जो अपने पति को खोई है, माँ से भी बड़ा दर्द है। तो उसके वजह से मैं उसकी चिंता करती थी कि मेरे से दूर है। 4 महीने उसके साथ रही मैं, और मैं वो सासू हूँ कि उसका जूठा मैं खा रही थी और मैं उसको खिलाती थी, क्योंकि मैं अपने बेटे को खाना खिलाती थी। पूरा लाइफ मैं खिलाई हूँ जब तक मेरा बेटा, वो खाता ही नहीं था अपने हाथ से, तो मैं उसको भी खिलाती थी कि तू भी मेरा अंशुमान है। पर वो ये कैसे साइलेंट हो गई, मेरा नंबर ब्लॉक करना, मैसेज का रिप्लाई नहीं करना, फ़ोन नहीं उठाना। और बाद में जब 26 जनवरी को अनाउंसमेंट हुआ बेटे का कीर्ति चक्र का, तो मैं ही उसको फ़ोन की और 26 को हो गया था। तो मैं फ़ोन की तो फ़ोन उठाई नहीं, लेकिन 2 मिनट के बाद फ़ोन कॉल बैक की तो मैं बताई उसको, तो बोल रही है हाँ मुझे पता चल गया था कल ही। तो उसको 25 को ही पता चल गया था, पर वो कॉल नहीं की थी। मुझे 26 को जब टीवी में देखी तब मैं उसको कॉल की, पर वो नहीं की थी, क्योंकि वो कॉल आपके पास नहीं आया था। वो नेक्स्ट ऑफ इन के तहत पत्नी को कॉल गया था पहली बार। हो सकता है, पर वो नहीं मुझे बताई थी। इस मामले में स्मृति सिंह या उनका परिवार नहीं बोल रहा है। कैप्टन अंशुमन के माता पिता की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों पर 2 दिन पहले स्मृति सिंह ने सिर्फ इतना कहा था, जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसा ही सोचता है। चूंकि स्मृति का इस पर कोई ऑन कैमरा स्टेटमेंट नहीं आया है, इसलिए हम आपको उनका 5 जुलाई का स्टेटमेंट सुनवाते हैं, जिस दिन उन्होंने कीर्ति चक्र ग्रहण किया। उनका यह बयान अंशुमन को लेकर के था और उनकी बात सुनकर साफ साफ लगता है कि दोनों के बीच बहुत प्रेम था। Okay, nice guy, go for it. That's it. So that was pretty dramatic. इसके बाद स्मृति ने 18 और 19 जुलाई 2023 की कहानी सुनाई। अंशुमन सिंह 19 जुलाई को शहीद हुए थे। उससे पहले उनकी और अंशुमन के बीच में क्या बात हुई थी, यह भी स्मृति ने डिटेल में बताया। On 18th July, we had a long conversation about how our life is going to be the next 50 years. Father-in-law is also an ex-army person. Spoke to him. God knows how much we tried. We were not ready to accept that anything of such sort has happened. And he was very much capable. He would tell me, I'll die with a brass in my chest. Just because I am not going to die an ordinary death, like nobody would know. People would know. People would know you. People would know me. But 7-8 hours, it got confirmed that he's no more. And till date, I'm not coping up. I'm just trying to figure out, maybe it's not true. But now that I have Kirti Chakra in my hand, maybe it's true. But it's okay. He's a hero. So we can manage a little of our lives because he's managed a lot. He's given up all his life, all his families, just to save other 3 families, his army family. I would say that I was considering myself to be the top priority, but turns out I'm just a little behind India. It's okay, I can manage it. That's it.
अब कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि स्मृति सिंह इस वक्त कहाँ है, उनका परिवार कुछ कह क्यों नहीं रहा। आज इंडिया टीवी के संवाददाता पुनीत परिंजा पंजाब में गुरदासपुर गए। गुरदासपुर के दीनानगर इलाके में ही स्मृति सिंह की फैमिली रहती है। फैमिली की तरफ से कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन पुनीत परिंजा को यहां स्मृति के पिता के परिचित मिले। उन्होंने कहा कि स्मृति तो हायर स्टडीज के लिए ऑस्ट्रेलिया गई हैं और उनके पिता इस मुद्दे पर कुछ कहना नहीं चाहते। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता। जो स्मृति का परिवार है, ससुराल परिवार है, मेरे दिल में उनका अथाह सम्मान है और सम्मान रहेगा। लेकिन वो जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो भी है, तो उस पर उनका क्या कहना है? उसने तो उन्होंने यही कहा कि जो फौज का पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ही जो उन्हें मिलेगा वो उन्हें मिलेगा, जो बेटी को मिलेगा बेटी को मिलेगा। सरकार का जो है उसमें हमारा तो कुछ है नहीं है। लेकिन बोलते मैं कोई उन पर कटाक्ष नहीं करना चाहता। जो उन्होंने बोला, आपने समझाने की कोशिश की उनको? हाँ, मैंने कहा, मैं इनफैक्ट मैं तो अंशुमन के माता पिता से भी बात शीघ्र ही करूंगा कि इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा बलिदान, लेकिन हम इस इशू को लेके, मतलब दोनों फैमिली के बीच जो इशू है, मैं समझता हूँ उससे कहीं ना कहीं जो अंशुमन की आत्मा को ठेस पहुंचेगी। और ऐसी चीजें जो एक जांबाज सैनिक की शहादत का मैं समझता हूँ अपमान है। मेरी दोनों परिवारों से सहानुभूति है और मैं हाथ जोड़ के दोनों परिवारों से अपील करता हूँ कि इस इशू को और आगे ना बढ़ाया जाए। तो क्या स्मृति जो है इसके बाद, क्योंकि अब स्मृति शायद यहाँ नहीं है, वो विदेश में है, वो पढ़ाई कर रही है, वो ऑस्ट्रेलिया में है। इस पूरे विवाद के बाद नेक्स्ट टू किन रूल्स को लेकर जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, अब उसको लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। इंडिया टीवी के संवाददाता मनीष प्रसाद ने इस बारे में पूर्व विंग कमांडर अजीत कक्कड़ से बात की। वो इंडियन एयरफोर्स की लीगल ब्रांच में काम करते हैं। अजीत कक्कड़ ने कहा कि आजकल इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सरकार को इसे लेकर एक क्लियर पॉलिसी, क्लियर रूल्स बनाने होंगे। इन दिस केस कैप्टन अंशुमन के जो फादर हैं, ही इज आल्सो पेंशनर, सो उन्होंने भी जो बोला है कि भी हमको पैसे की ज़रूरत नहीं, हमको इज्जत की ज़रूरत है। अगर सोशल मीडिया में हमने पढ़ा है कि पेरेंट्स को तो कीर्ति चक्र देखने को भी मिला नहीं है, वो एक गलत है। क्योंकि पेरेंट्स के लिए बच्चे को पाल पोस कर इतने सालों से बड़ा करना और 2-3 महीने की शादी में ये सब हो जाना, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मेरे पास और भी ऐसे केसेस हैं, जैसे कि एक एयरफोर्स का केस है जिसमें विडो मदर है और विडो वाइफ थी। वाइफ ने दोबारा मैरिज कर ली, बट सारी पेंशन उसके पास जा रही है, वाइफ के पास, जिसने दोबारा मैरिज कर ली अगेन विद दी अनदर ऑफिसर। बट विडो मदर को कोई पैसा नहीं मिल रहा है, ना ही कोई प्रोविजन है इसमें। तो विडो मदर तो बेचारी अब गांव में रह रही है, बिल्कुल उसकी हालत खराब है, लेकिन इसके बारे में सोचा नहीं गया। और जहां तक बात है डिवीजन ऑफ जैसे रिवॉर्ड की या अवार्ड की, जो कीर्ति चक्र में इनको मिला हुआ है, उस डिवीजन में इट इज नॉट लेड डाउन कि किसको कितना पैसा मिलेगा। कीर्ति चक्र जो मिला हुआ है, अवार्ड है, वो तो एक ही है। सो अंडरस्टैंडिंग हैज टू बी देयर कि वो कहाँ रखा जाए, कैसे रखा जाए। आई नो अनदर फैमिली जिन्होंने अपना एक ट्रस्ट बना लिया है, तो ये सारी चीजें उन्होंने ट्रस्ट में डाल दी है। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना बहुत जरूरी है। इसमें लीगल एक्शन की चांसेस बहुत कम है। एक शहीद के परिवार में इस तरीके का विवाद हो, ये किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। ये केस ऐसा है कि किसी को भी जज करना भी आसान नहीं है। दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं। अंशुमन के माता पिता ने उन्हें इतने साल पाला पोसा, पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि वो आर्मी में अफसर बने। इसके लिए उनकी माँ ने भी बहुत त्याग किए। ऐसे में बेटे की बहादुरी पर मिले कीर्ति चक्र जैसे सम्मान को अगर वो अपने हाथ से छू भी ना पाई, तो ये तो उनके साथ अन्याय है। दूसरी तरफ स्मृति सिंह का पक्ष देखें तो उनके सामने भी पूरी जिंदगी पड़ी है। जिस शख्स से वो 8 साल से प्यार करती थी, इसके लिए वो अपना घर छोड़कर आई, उनके साथ वो सिर्फ 5 महीने रह पाई। मैं अगर नेक्स्ट टू किन या फिर दूसरे नियम की बात करें तो इसमें भी स्मृति की कोई गलती नहीं है। आर्मी के जो रूल्स हैं उसी के हिसाब से सारी कार्रवाई हुई है। अब बेहतर यह होता कि दोनों पक्ष मिलकर इस विवाद को सुलझाने की कोशिश करते। एक शहीद के परिवार का विवाद इस तरह पब्लिक में आए, लोग कमेंट करें, ये ना तो उस शहीद की याद के लिए, उसके सम्मान के लिए अच्छा है, ना परिवार के लिए। उम्मीद करिए कि दोनों पक्षों के लोग मध्यस्थता करके इस विवाद को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल न्यूज महाराष्ट्र से आई। महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों के लिए आज हुए चुनाव में महायुति ने बड़ी जीत दर्ज करके लोकसभा चुनाव में हुई हार का हिसाब बराबर कर लिया।
महायुति के सारे उम्मीदवार विधान परिषद के लिए चुन लिए गए। महायुति को यह जीत महाविकास अघाड़ी के विधायकों की क्रॉस वोटिंग की वजह से मिली। पता चला है कि अघाड़ी के 8 विधायकों ने क्रॉस वोट किया। विधान परिषद की 11 सीटों के लिए कुल 12 उम्मीदवार मैदान में थे। महायुति ने 9 उम्मीदवार उतारे थे। इसमें बीजेपी ने 5, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी ने 2-2 उम्मीदवार दिए थे। महाविकास अघाड़ी की तरफ से 3 उम्मीदवार थे। इसमें कांग्रेस और शिवसेना के उद्धव गुट का 1-1 और शेतकारी कामगार पार्टी का 1 कैंडिडेट मैदान में था। शेतकारी कामगार पार्टी के उम्मीदवार जयंत पाटिल को शरद पवार की पार्टी सपोर्ट कर रही थी। 1 वोट इनवैलिड होने से हर उम्मीदवार को जीत के लिए 22.76 फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट चाहिए थे। 9 उम्मीदवार तो फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट के आधार पर ही चुन लिए गए, जिसमें 8 महायुति के और 1 कांग्रेस का उम्मीदवार था। उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार मिलिंद नार्वेकर, बीजेपी उम्मीदवार सदाभाऊ खोत सेकंड प्रेफरेंस के वोट से चुनाव जीत गए, जबकि शेतकारी कामगार पार्टी के उम्मीदवार जयंत पाटिल चुनाव हार गए। इस चुनाव में सबसे बड़ा धमाका अजीत पवार ने किया। अजीत पवार की पार्टी के पास 2 उम्मीदवार जिताने के लिए विधायक नहीं थे, फिर भी उनके दोनों कैंडिडेट जीत गए। चुनाव के बाद अजीत पवार ने कहा कि महाविकास अघाड़ी के 5 विधायकों ने उनकी पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन किया है, इस वजह से वो चुनाव जीते। अजीत पवार ने कहा कि उन्होंने चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ जो रणनीति तैयार की थी, उसका नतीजा सामने है। हमारे पास टोटल वोटर थे 42, हमारे कैंडिडेट को वोट मिले 47, तो इसीलिए हमें 5 वोटर ज्यादा मिले। 5 विधायकों ने हमें सपोर्ट किया है, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 3 दफा मैं एकनाथराव शिंदे और देवेंद्र जी फडणवीस साहब 1 दफा वर्षा पे बैठे थे, 1 दफा यहाँ ही उनके चेंबर में बैठे थे। अलग अलग जगह हम 3 दफा बैठे थे और तीनों दफा हमने ये सोचा था कि हम जिस विधायक के लिए काम करेंगे वो बीजेपी और हम और शिवसेना तीनों मिलके नहीं, हम किसी के ऊपर काम करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। कोई रिक्वेस्ट बीजेपी वाले करेंगे, कोई रिक्वेस्ट शिवसेना वाले करेंगे। महाराष्ट्र में इसी साल असेंबली इलेक्शन है। विधान परिषद चुनाव को असेंबली इलेक्शन के ट्रेलर के तौर पर देखा जा रहा है। चुनाव में मिली जीत महायुति का मोराल बूस्ट करने वाली साबित हुई। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह जीत तो शुरुआत है, असेंबली इलेक्शन तक यही सिलसिला जारी रहेगा। में से 9 सीटें विधान परिषद में चुनकर आई है। बीजेपी की 5, शिवसेना की 2, एनसीपी की 2, ऐसी 9 सीटें हमारी चुनकर आई है। और जो लोग ये कह रहे थे कि हमारी सीटें गिराएंगे, उनके भी वोट हमारे उम्मीदवारों को मिले हैं। एक अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत आज हमको मिली है और मेरा विश्वास है ये जीत का सिलसिला ऐसा ही जारी रहेगा और आने वाले विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग, हमारी महायुति फिर एक बार महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। न तो अजीत पवार ने यह बताया कि किस पार्टी के विधायक ने किस पार्टी के विधायक ने क्रॉस वोटिंग की, न देवेंद्र फडणवीस ने बताया। शक है कि कांग्रेस के विधायकों ने महायुति के उम्मीदवारों के लिए वोट किया। कांग्रेस ने एक ही उम्मीदवार उतारा था और उसके पास 14 एक्स्ट्रा वोट थे। फिर भी उद्धव की पार्टी के उम्मीदवार मिलिंद नार्वेकर को सेकंड प्रेफरेंस की काउंटिंग में जीत मिल पाई। कांग्रेस को शक है कि नाराज चल रहे जीशान सिद्दीकी और जितेश अंतारपुरकर ने क्रॉस वोट किया। हालांकि जीशान सिद्दीकी इससे इनकार कर रहे हैं। जीशान सिद्दीकी ने कहा कि उन्होंने पार्टी लाइन पर ही वोट दिया है, लेकिन कांग्रेस अपने बाकी विधायकों को नहीं संभाल पाई। जिशान, क्या आपने क्रॉस वोटिंग की है? नहीं, हमारे जो ऐसे लोग बोल रहे हैं वो बहुत गलत है। कांग्रेस पार्टी ने जो चिट्ठी दी उस हिसाब से हमने वोट डाला और उन्होंने मुझे इसके पहले मीटिंग पे नहीं बुलाया था, तो मुझे वोट एलोकेशन के बारे में नहीं पता, मगर जो चिट्ठी दी थी उस हिसाब से हमने वोट डाला है। सर के सारे वोट कांग्रेस को गए हुए हैं आपकी ओर से? नहीं, वो तो आप कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप दोगी, कितने एमएलए गए, क्यों गए,
नाराजगी क्या है, क्यों नहीं आप उनसे बात कर पा रहे हो। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, इस बार भी अगर हुआ है तो ये पार्टी की हाईकमांड को डिसाइड करना चाहिए। कहीं जो विधायकों के साथ जो समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन, वो नहीं कर पाई पार्टी लीडरशिप इस चुनाव। ऐसा लग रहा है अगर पार्टी के एमएलए लोग जा रहे हैं तो ऐसा देखना चाहिए, सेल्फ रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि क्यों हो रहा है। आप पार्टी में बने रहेंगे? अभी तो पार्टी में हूँ। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने यह बात मानी कि क्रॉस वोटिंग कांग्रेस के विधायकों ने की है। पटोले ने कहा कि कांग्रेस की जिन विधायकों ने क्रॉस वोट किया है उन्हें आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है, हाईकमान को इसके बारे में बता दिया गया है। अब कांग्रेस लीडरशिप जो डायरेक्शन देगी उसके हिसाब से इन विधायकों पर एक्शन लिया जाएगा। हमने आपको एकदम स्पष्ट कर दिया है कि हमने हमारे हाईकमांड को जो आइडेंटिफाई लोग हुए उनके नाम हमने सूचित कर दिए हैं। आजकल में उनका मैसेज आएगा और जब कार्रवाई होगी तो आपको पता चलेगा। अजीत पवार इस चुनाव में सबसे बड़े विनर बनकर उभरे। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद यह लग रहा था कि अजीत गुट के कई विधायक शरद पवार के पास लौट सकते हैं। शरद पवार गुट इस बात का दावा भी कर रहा था कि अजीत पवार के कई विधायक उनके उम्मीदवार को वोट कर सकते हैं। इसलिए अजीत पवार ने कल से ही अपने विधायकों को होटल में रखा हुआ था। आज वोटिंग के लिए सारे विधायक साथ आए। अजीत पवार के विधायक न सिर्फ उनके साथ खड़े रहे बल्कि अघाड़ी के 5 विधायकों को तोड़ने में भी अजीत पवार ने कामयाबी हासिल कर ली। इस जीत के बाद बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि जो लोग अजीत पवार पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें भी अब जवाब मिल गया है। महायुति की हमारी 9 की 9 सीट चुन के आई, नवरत्न हमारे चुनकर आए हैं। बहुत ज्यादा हमें खुशी है। महाविकास आघाड़ी का जो अहंकार ये आसमान पहुंच गया था लोकसभा चुनाव के बाद, वो अहंकार को उनके ही पार्टी के लोगों ने विभीषण बनकर इस रावणी अहंकार को मिटा दिया। अजीत दादा के विधायक 20 दिन से वो कह रहे थे कि हमारे संपर्क में है, इनको हिसाब बनाया अजीत दादा के विधायकों ने जाके, और ये अपने रहे, इनको लगा कि अजीत दादा के विधायक हमारे साथ है। वो आपसे इसलिए बात नहीं कर रहे थे, आपके विधायकों को फोड़ दिया उन्होंने। क्या लगता है अजीत दादा के ग्रुप में और इनकमिंग हो सकती है? निश्चित रूप से वो तो ओरिजिनल राष्ट्रवादी उनके पास ही है। दिनेश मौर्य हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़े। महायुति के लिए बड़ी जीत है, महाविकास आघाड़ी के लिए झटका दे दें, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये अजीत पवार की आखिर क्या स्ट्रेटेजी थी जो कमाल कर गई? देखिए, 2 चीजें थी। एक तो प्रेफरेंशियल वोटिंग को किस तरह से अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है, इसकी सटीक रणनीति अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर बनाई। 8 उनके जो उम्मीदवार थे बड़ी आसानी से जीत सकते थे। 90 उम्मीदवार को जितवाने के लिए उन्हें सेकंड प्रेफरेंशियल वोट पर निर्भर था और इसीलिए उन्होंने बहुत सही तरह से प्लानिंग की, जिसका नतीजा ये रहा कि उनके 9 के 9 उम्मीदवार जीत कर आए। और इस जीत में न सिर्फ कांग्रेस, न सिर्फ एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक, बल्कि महाविकास आघाड़ी के जो अन्य साथी दल है, फिर उसमें समाजवादी पार्टी हो या फिर सीपीआई-एम है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इन दोनों दलों के विधायकों ने भी महायुति के लिए मतदान किया है। तो ये एक सटीक रणनीति उनकी रही। दूसरी एक बड़ी गलती हुई है महाविकास आघाड़ी के तीनों प्रमुख दलों के तरफ से। कई सीनियर नेताओं से हमारी बातचीत हुई इस पूरे रिजल्ट के बाद, तो उनका कहना था कि लोकसभा के नतीजों के बाद महाविकास आघाड़ी के जो बड़े नेता हैं वो एक तरह से आसमान में है, जमीन पर उनके पैर टिक नहीं रहे, और यही ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उन्होंने अपने नाराज विधायकों को मनाने का कोई प्रयास नहीं किया। और इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है जिशान सिद्दीकी को मनाया जा सकता था, लेकिन वो कैमरे पे इसलिए मना कर रहे क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उन्हें जो है उनकी मेंबरशिप जा सकती है। 3 महीने अभी भी बाकी है, लेकिन जो नाराज विधायक थे उन्हें मनाने का कोई भी प्रयास जो है वो महाविकास आघाड़ी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा नहीं किया गया। दूसरा, जो चूंकि हमें पता है कि 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले, और जो प्रेजेंट विधायक है उनके क्षेत्र में कई सारे काम होते हैं और कई सारे फाइल्स उनके पेंडिंग से, तो आमतौर पे जब भी ऐसे चुनाव होते हैं सत्ताधारी दल के पास एक इनडायरेक्ट बेनिफिट होता है। वो आश्वासन देते हैं कि हम आपके जो भी फंड रुके हुए हैं उसे हम आपको दे सकते हैं, इसके साथ ही में जो आपकी फाइल्स है, पेंडिंग फाइल्स है, उसे हम क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह का एक तरह से हम कह सकते हैं आश्वासन जो है या एक तरह से लालच जो है वो दिया जाता है विधायकों को। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से महायुति को ये जीत मिलने में कामयाबी मिली है। जी, महायुति के लिए वाकई बड़ी जीत है, और खासकर लोकसभा इलेक्शन के बाद। शुक्रिया दिनेश आपका। लोकसभा इलेक्शन के खराब प्रदर्शन के बाद महायुति के नेताओं, उनकी लीडरशिप का मोराल डाउन था। इसका असर यह हो रहा था कि तरह तरह की खबरें फ्लोट की जा रही थी, नैरेटिव बनाए जा रहे थे कि असेंबली इलेक्शन तक महायुति की पार्टियां एकजुट नहीं रह पाएंगी। लेकिन इस चुनाव के नतीजों ने माहौल बदल दिया है। अब सवाल महाविकास आघाड़ी की एकजुटता पर उठेगा।
खासतौर से कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है। उद्धव और शरद पवार की पार्टी स्टेट कांग्रेस की लीडरशिप पर सवाल उठाएगी और इस सब का असर असेंबली इलेक्शन के समीकरणों पर पड़ सकता है। दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े ईडी के केस में आज अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि फिलहाल केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनके ऊपर सीबीआई का केस अभी भी चल रहा है। केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए पिटीशन दाखिल की थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने इस पिटीशन की सुनवाई करने के बाद 17 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कुछ सवाल हैं जिनको एक बड़ी बेंच को देखने की जरूरत है। केजरीवाल एक मुख्यमंत्री हैं, 90 दिन से ज्यादा वक्त से जेल में हैं, इसलिए उनको अंतरिम जमानत दी जा रही है। हालांकि जस्टिस खन्ना की बेंच ने यह भी कहा कि अगर बड़ी बेंच को जरूरी लगा तो वो केजरीवाल की इंटरिम बेल को रद्द भी कर सकती है। अब इस मामले की सुनवाई 3 जजेस की बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को कड़ी शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी है। जेल से बाहर आने पर केजरीवाल न तो दिल्ली सचिवालय जा सकते हैं, न वो सेक्रेटेरिएट जा पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल बहुत जरूरी होने पर ही किसी फाइल पर तब साइन करेंगे जब किसी बात के लिए एलजी से मंजूरी लेनी हो। केजरीवाल के इस मामले पर कोई बयान देने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इंटरिम बेल के दौरान केजरीवाल इस केस से जुड़े न तो किसी गवाह से मिल सकते हैं, न इस मामले से जुड़ी कोई फाइल देख सकते हैं। केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं पर छोड़ दिया। अदालत ने सुनवाई के दौरान कमेंट किया कि वैसे तो ऐसे मामले में आरोपी बनने पर संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इस्तीफा दे देता है, लेकिन अदालत यह फैसला अरविंद केजरीवाल पर छोड़ती है। वैसे सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद भी अभी केजरीवाल जेल में ही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सर्वोच्च अदालत के फैसले को अपनी बड़ी जीत बताने में कोई देर नहीं की। एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दावा किया कि आज का फैसला ईडी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी की पावर पर सवाल उठाए। बड़े तौर पे तो बेल तो पीएमएलए में मिलनी मुश्किल होती है। सीबीआई का जो मुकदमा है पीसी एक्ट में है, उसमें सीआरपीसी के नियम होते हैं, उसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो सीबीआई के ऊपर रहेगा। तो उसके अंदर मुझे लगता है कि बहुत आसानी से बेल मिल जाएगी और जल्द अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि सेक्शन 19 के अंदर जिसमें जो बेल माफ कीजिएगा जिसमें जो अरेस्ट की पावर है ये एक सब्जेक्टिव पावर है। ईडी के अधिकारी की ओपिनियन के ऊपर आप किसी को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? जब बेल का थ्रेशोल्ड सेक्शन 45 में बहुत हाई है, कठिन है, ऐसे में अरेस्ट का थ्रेशोल्ड भी हाई होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी 90 दिन से ज्यादा जेल में रह चुके हैं, बिना बात सफर कर रहे हैं। तीसरी बात कही कि वो मुख्यमंत्री रहें या ना रहें इसके ऊपर कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, ये फैसला मुख्यमंत्री का अपना फैसला है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी केजरीवाल जेल से रिहा इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि उन्हें सीबीआई ने भी इसी मामले में गिरफ्तार किया है। सीबीआई के केस में आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की जुडिशियल रिमांड 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। इस मामले में केजरीवाल की बेल पिटीशन पर दिल्ली हाईकोर्ट 17 जुलाई को सुनवाई करेगा। आम आदमी पार्टी आज के फैसले को अपनी जीत बता रही है, तो बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का एक अलग इंटरप्रिटेशन किया। सुप्रीम कोर्ट के वकील और दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक बार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अदालत ने साफ साफ कहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त सबूत थे और वो शराब घोटाले के दोषी हैं। बांसुरी स्वराज ने कहा कि अदालत ने साफ साफ कहा है पीएमएलए के सेक्शन 19 के तहत ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि केजरीवाल को जमानत टेक्निकल ग्राउंड पर मिली है, ये उनकी जीत तो कतई नहीं है। आज जो ऑर्डर आया है उसमें माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जीत नहीं है, बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में दोषी हैं और ईडी के पास इसके लिए सफिशिएंट मटेरियल यानी प्रूफ सारे के सारे तथ्य हैं। आज सील ऑफ अप्रूवल लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। ये जो इंटरिम बेल मिली है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, ये सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लॉ
लार्जर बेंच को रिफर करा गया है। उनकी पिटिशन थी बेल के लिए नहीं, बल्कि इस बात के लिए कि यह बात प्रूव करी जाए या कोर्ट इस बात को एडजुडिकेट करे कि उनकी अरेस्ट इलीगल है, उनकी अरेस्ट अवैध है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनकी इस प्रेयर पर उनको कोई राहत नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह इशारा करा है कि जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इस प्रकार के अपराध में लिप्त होता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पर सत्ता के मुंह में इतने मदमस्त हैं कि सीएम की कुर्सी को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का गलत एनालिसिस कर रही है। पार्टी के सांसद संदीप पाठक बोले कि यह पूरा मामला सियासी है, केस ही पॉलिटिकल है। संदीप पाठक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फिर साबित हुआ है कि बीजेपी विच हंटिंग कर रही है, लेकिन देर सवेर केजरीवाल जेल से रिहा होंगे, यह उनका यकीन है। सवाल राहत और रिहाई का नहीं है, ये एक पॉलिटिकल केस था। हम पहले दिन से कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी जानबूझकर एक षड्यंत्र बनाकर केजरीवाल जी को जेल में रखे। आप देखेंगे कि पहले पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट में अगर आप ऑर्डर को पढ़ेंगे, उसमें साफ लिखा हुआ है कोर्ट के ऑर्डर में कि भाई कोई 1 रुपए 1 चवन्नी की कोई रिकवरी नहीं हुई, कोई केस नहीं बनता है, कोई एविडेंस नहीं है, केजरीवाल का जी का कोई लेना देना नहीं है, पार्टी का लेना देना नहीं है। उसमें बल्कि ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि ईडी एक गलत मैलाफाइड इंटेंट के साथ काम कर रही है। इसके ऊपर कुछ बचता नहीं है, उसको भी छोड़ दो। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरिम बेल दे दिया और प्रश्न क्या था सुप्रीम कोर्ट के सामने? सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रश्न ये था कि क्या ये पूरी की पूरी गिरफ्तारी गलत है? क्या पूरी गिरफ्तारी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको गिरफ्तारी सही है नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उसको लार्जर बेंच में दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे केसेस दिशा निर्धारित करते हैं पूरी देश की न्याय व्यवस्था के लिए। तो केजरीवाल जी जो भी करते हैं एक ट्रेंड सेट करते हैं, इसमें भी न्याय व्यवस्था को ही इवॉल्व ही होगा आगे चलकर। और आने वाले समय में कोई भी तानाशाह अगर ऐसा करने का सोचे तो 10 बारी वो ऐसे न्यायालय के ये जो जजमेंट्स है, ऑर्डर है, उसको देख के सोच करके 100 बार सोच के वो करेगा। वहीं दिल्ली में बीजेपी के प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा ने भी आम आदमी पार्टी के नेताओं को बेल ऑर्डर को पढ़ने की सीख दी। सचदेवा बोले कि अगर केजरीवाल में जरा भी नैतिकता हो तो अब भी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दें। सुबह से आम आदमी पार्टी के जितने नेता हैं जो अंतरिम जमानत के आदेश की बात कर रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि इस बार इस ऑर्डर को पढ़ें, जरा ध्यान से पढ़ें, जिसमें माननीय न्यायालय ने कहा है कि आप सचिवालय नहीं जा सकते, आप किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते और मुख्यमंत्री के रूप का कोई भी दायित्व आप नहीं निभा सकते। तो मेरा अरविंद केजरीवाल से सिर्फ एक सवाल है कि अगर आप में नैतिकता नाम की कोई चीज है, अगर जमीर जिंदा है, तो आप स्वयं सोचे कि आपको मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार है। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है अरविंद केजरीवाल में तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को ईडी के केस में जिन शर्तों पर जमानत मिली है वो उनकी राजनीति के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि अगर केजरीवाल सीबीआई के केस में जेल से बाहर आ भी गए तो भी वो सीएम ऑफिस नहीं जा पाएंगे, सीएम होते हुए भी सीएम का काम नहीं कर पाएंगे। इससे केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए भी इस पद की कोई जिम्मेदारी अदा नहीं कर पाएंगे। ये केजरीवाल को मिली इंटरिम बेल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में अब 6 महीने बचे हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर हर चुनाव से पहले केजरीवाल कोई बड़ा ऐलान, किसी स्कीम की घोषणा करते रहते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीना देने का ऐलान किया था। बजट में यह स्कीम अनाउंस हो चुकी है। आम आदमी पार्टी इस स्कीम को इस बार तुरुप का इक्का मान रही है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल सीएम का कोई काम ही नहीं कर पाएंगे तो वो कैबिनेट की मीटिंग भी नहीं बुला पाएंगे। ऐसे में स्कीम के साथ साथ पानी के बिल की आम माफी, ऐसी योजनाएं भी अटक जाएंगी और आम आदमी पार्टी को इसका सीधा नुकसान विधानसभा के चुनाव में होगा। आज नेपाल से एक दिल दहलाने वाली खबर आई। लैंडस्लाइड की चपेट में आकर 2 बसें उफनती हुई त्रिशूली नदी में बह गई। इस हादसे के बाद से 65 पैसेंजर्स लापता हैं। बस में सवार यात्रियों में 7 भारतीय थे। हादसे के बाद यात्रियों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तेज बहाव और त्रिशूली नदी के बढ़े हुए पानी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अभी तक बस का भी पता नहीं चला, यात्रियों का कोई पता नहीं चला। हादसे का शिकार हुई एक बस बीरगंज से काठमांडू जा रही थी। इस बस में 7 भारतीयों समेत 25 लोग थे। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल ने
घटना पर दुख जताया है। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से उन्होंने लोगों से एहतियात बरतने की अपील भी की है। यह हादसा वाकई डराने वाला है। ये उस वक्त हुआ जब बस में यात्री सो रहे थे। उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि खतरा इस तरह दबे पांव आएगा। हालांकि दिन भर चले रिलीफ ऑपरेशन के बाद भी अब तक ना तो बस का कोई पता चल पाया, न यात्रियों का। ऐसे हादसे में किसी के बचने की उम्मीद भी बहुत कम हो गई है। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में इस वक्त अनंत अंबानी की शादी हो रही है। इस शादी में बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्मों के स्टार्स का आना तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन कई हॉलीवुड सितारे भी, पॉप स्टार्स भी अनंत अंबानी की शादी में आए हैं। इसके अलावा देश विदेश से कारोबारी जगत से जुड़े बड़े बड़े लोग, पॉलिटिशियंस अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट को बधाई और आशीर्वाद देने आए हैं। हालांकि राजनेताओं के लिए अलग से रिसेप्शन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समारोह में शामिल होने के लिए कल मुंबई जाएंगे।